जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है तारीख 2 अप्रैल 2023 और आज का जो पटवारी के जितने भी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के समय औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है। तो परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर देख लें, जब उनकी शादी हुई उस टाइम की बात है, यानी शादी कब हुई? 4 वर्ष पूर्व। इतना क्लियर? 4 वर्ष पूर्व। फिर देखेंगे हम वर्तमान, 4 वर्ष पूर्व और वर्तमान। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। यानी कि हम निकाल लेंगे 4 वर्ष पूर्व जब 25 वर्ष थी और कितने लोग थे? पति और पत्नी थे। केवल पति और पत्नी, यानी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। इतना क्लियर? इसके बाद देखेंगे हम कि 50 वर्ष आया, एक मिनट रुकना। तो पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? तो यह 25 वर्ष और 25 दूनी 50, यानी जो योग आ जाएगा वो कितना आएगा? 50 वर्ष। अब क्या बोला गया है कि आज परिवार जिसमें पति पत्नी और एक क्या है? बच्चा है बीच की अवधि में एक पैदा होने वाला एक बच्चा भी है। तो अब परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो औसत आयु है 20 है, लेकिन कितने लोग शामिल हो गए? पति पत्नी और वो बच्चा, यानी कितने वर्ष, सॉरी कितने लोग? 3। तो 20 तिया 60 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हमें देखना है तो बच्चे की आयु क्या होगी। तो एक बार बताओ, 4 वर्ष पूर्व थी इनकी आयु 50 वर्ष पति और पत्नी की, आज कितनी है? 60 वर्ष हो रही। किसकी? पति और बच्चे की। तो यहाँ पर है दोनों, पति अगर 25 का था तो आज कितने का होगा? 29 का होगा। पत्नी भी कितने की होगी? 25 की, तो आज 29 की। ठीक है, यानी 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो आज वर्तमान में कितनी होगी? 4 वर्ष पति की बढ़ेगी और 4 वर्ष पत्नी की बढ़ेगी, यानी कितने वर्ष बढ़ेगी? कुल 8 वर्ष। क्लियर? तो कितनी हो जाएगी? 58 वर्ष। इतना क्लियर? यानी जो अब उम्र होगी वो कितनी होगी? 58 वर्ष होगी। वर्तमान में 3 लोगों की है कितनी? तो 3 लोगों की है 60 वर्ष, जिसमें पति और पत्नी, तो पति प्लस पत्नी की उम्र कितनी है? 58 वर्ष। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। और 2 वर्ष किसकी आयु है? बच्चे की। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? तो इसकी जो आयु है अभी, बच्चे की आयु कितनी वर्ष है? 2 वर्ष है। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना या अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एक परीक्षा है, तो उन्होंने बोला परीक्षा में कितने? 40%, यानी अगर उसे 40% नंबर आते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। इतना क्लियर? यानी उसे 40% नंबर मिलते तो वह पास हो जाता। वह कितने अंक प्राप्त करता है? तो वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 40% के बराबर ही उसे पास होने के लिए चाहिए होंगे। यानी बोला ही गया है कि 40% नंबर आते तो वो पास हो जाता, लेकिन 180 अंक मिले और बराबर अंकों से फेल हो गया। यानी बराबर का मतलब कि 180 अंक से ही वो क्या हुआ है? फेल हुआ है। तो प्लस 180। इतना क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे 40% बराबर कितना हो रहा है? तो 40% बराबर 180 दूनी 360। इतना क्लियर? 360। 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर 360/40 × 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद में 100% यानी परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, पूरे नंबर कितने हैं? तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 18 36। ठीक है, यानी 180, 18 पंचे 90, यानी 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
900। यानी परीक्षा में जो अंक हैं वो कितने हैं, 900 अंक। समझ में आया, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो 40% अंकों से पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन 180 अंक मिले और वह बराबर अंकों से क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 35 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या करना है हमें यहाँ पर, ए और बी, क्लियर। तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 35 दिन में, क्लियर। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम इनका आएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, क्लियर। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 140। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए कितने दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है, क्लियर। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 140 में भाग देंगे 20 से, तो एक दिन में जो काम होगा 20 सत्ते 140, यानी कितना काम होगा, 7 काम होगा। जब ए 7 काम करेगा एक दिन में, तो बी कितना करेगा, 35 चौके 140, यानी ए करता है 7 काम एक दिन में, बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम, तो ए प्लस बी 7 और 4, तो कितना काम करते हैं, 11 काम। हमने कुल काम कितना माना है, कुल काम लिया हमने 140, तो 140 काम को करने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो 11 एकम 11, कितने बचे, 3, हो गया 30, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, यानी 8/11, तो 12 सही 8/11 दिन, इतना क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 सही 8/11। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो देख कितना आसान है क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना, सीधी सी बात है। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, ये हो जाएगा मूलधन और ये होता है मिश्र धन, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। तो कितना, 3 वर्षों की बात हो रही, तो 3 स्टेप में करेंगे, यानी 20 उसका मूलधन है, एक उसे ब्याज मिलेगा, क्लियर। जब एक ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। फिर एक कंडीशन होगी कि 20 उसका मूलधन है, एक उसे ब्याज मिला 21, फिर 20 मूलधन है, एक ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष हो रहा है, 3 वर्ष तक ये कंडीशन चल रही है, क्लियर। तो 3 वर्ष तक जब ये कंडीशन चल रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कर देंगे। तो 20 का 20 में हुआ 400, 400 का 20 में हुआ कितना आ जाएगा, 8000, इतना क्लियर। यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 21 का क्यू, इसका बन जाएगा 21 का क्यू 21 97। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका जो आएगा 21 97 बन गया, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आएगा 92 61 21 का क्यू, ठीक है। तो इसका 21 का क्यू कितना आएगा, 92 61। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि 1261 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा, 1261 का ही तो आ रहा है, क्लियर। 8000 और 92 61। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1261 जब इनका अंतर आ रहा और हमें ब्याज कितना दिया है, 1261 रुपये, 1261 यानी कितने गुना है, 1 गुना। तो इसे भी कितने गुना करेंगे, 1 गुना, यानी कितना आ जाएगा 8000 एकम 8000। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 9261 एकम 9261। अगर हमसे पूछा जाए मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 8000। अगर पूछा जाए मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन 1261। समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसे 10% की हानि हुई हो तो उसने कितने रुपए कीमत में उसे, या कितनी कीमत में उस कार को बेचा है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले तो ये देखो प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। उसने जो खरीदी तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, यानी कितने में खरीदी, 1,35,000 रुपये में उसने उस कार को खरीदा है। इसके बाद उसने मरम्मत पे खर्च किया, तो मरम्मत पे कितना खर्च किया, तो मरम्मत पे किया 25,000 रुपये, इतना क्लियर। यानी उस व्यक्ति को वो कार कितने की पड़ गई है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे 0 0 0 5 5 10 बचा 1 3 2 5 और 1 6 और ये आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति को जो कीमत पड़ी है वो कितनी पड़ गई,
1,60,000। अब उसने क्या किया, 10% की हानि पर बेच दिया। क्लियर। और जब इसकी 10% की हानि पर बेची यानी 90% के बराबर बेचा होगा, यानी जो सेल की तो उसे कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई, यानी कितने की बेची होगी। तो इसका 10% आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। इतना क्लियर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 10% बराबर कितना होता है, 1/10, यानी 10 की वस्तु थी, 1 की हानि पर बेची, यानी कितने की बेची, 9 की। तो अपन रखेंगे 10 यूनिट बराबर कितना है, 10 यूनिट बराबर है 1,60,000। इतना क्लियर। तो यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू देखेंगे, ये कितने गुना है, ये है 16,000 गुना। तो 16,000 का 9 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1,44,000। इतना क्लियर। यानी उसने जो कार को बेचा है 10% की हानि पर, वो कितने में बेचा, 1,44,000 में। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देख कितने आसान तरीके से क्वेश्चन अभी पटवारी में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, 7, 9, 2, 6, 1, 4, 5, 3, 8, 10 का माध्य और माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, माध्य विचलन हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इनको जोड़ दो आपस में। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 8 और 2 10, तो कितना होगा, 10 और 10 20। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 5 और 4 9 और 1 10, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद कोई संख्या कम है क्या, 9, 6, 15। तो देखो 6 संख्या पूरी है, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 3, 6, सॉरी 4, 3, 7, 3, 10। ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये कितना बन रहा है, 8 और 2 10, 3 और 7 10, 9 और 6 15 और 5 20। क्लियर। तो 20 ये हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 20 और 10 30, 10 40 और 10 50। इतना क्लियर। कुल नंबर कितने हैं, यानी औसत जो निकालते हैं अपन, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो कितने नंबर हैं, 8 और 2 10, 10 से डिवाइड किया कितना आ गया माध्य, तो माध्य आ गया 5। अब उन्होंने मुझे माध्य विचलन। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 5 से कितना ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 0। क्लियर। इनके बीच का अंतर लेते हैं, यानी गैप से मतलब होता है, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा, 2 का, प्लस यहाँ पर गैप कितने का आ रहा, 4 का, यहाँ पर गैप 3 का, यहाँ पर गैप 6 का, सॉरी 5 का, 0। ठीक है। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा, 1 का, यहाँ पर गैप 4 का, यहाँ पर 1 का, कितने में 5 4 की बात जी, 5 फिर आ जाएगा तो कितने का, 0 का गैप आएगा, यहाँ पर 2 का आएगा और यहाँ पर 3 का गैप आएगा। इतना क्लियर। तो यहाँ पर जो अंतर बन रहा है सबका, 4 2 6 3 9 1 10, संख्या कितनी हो रही, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10। तो 4 2 6 और 3 9, 1 10 4 14, 1 15, 2 17 और 3 20। क्लियर। तो यहाँ पे जो माध्य विचलन निकालेंगे हम, 1 मिनट रुकना जरा, क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। टाइपिंग 2 5 7 9 से क्वेश्चन नहीं, ठीक है क्वेश्चन। तो देखें, तो ये तो हो जाता है अपना माध्य। माध्य के बाद कितना हो रहा है, इनको जोड़ा तो आ गया 20। कितने नंबर है कुल, तो कुल नंबर है 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 2। क्या पूछा था, माध्य विचलन का योग ज्ञात कीजिए। तो माध्य विचलन का जो योग आएगा कितना आएगा, 2। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 33 से 1/3% की कमी कर दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, 33 से 1/3 को क्या लिखते हैं अपन, तो 33 सही
1/3% को लिखा जाता है 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बोला गया है कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई उन्होंने क्या बोला कि कमी कर दी जाती है, यानी पहले 3 थी, बाद में कितनी हो गई 1, मतलब 1 कम कर दी तो कितनी बची, 3 थी, 33 से 1/3% की कमी कर दी जाती है तो कितनी बची 2। फिर क्या बोला कि बाद में फिर कमी कर दी जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल वही रहे, यानी चौड़ाई में वृद्धि करनी है। तो पहले 3 थी, अब कितनी करनी है 2 से फिर करनी है हमें 3। इतना क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 1 का 2 कितने परसेंट है, 2 का 1 कितने परसेंट है, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10 और 0, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 50%। क्लियर? समझ में आया? अगर आप लंबाई कम करते हो तो चौड़ाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी 50%। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल या बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली बात तो ये बताओ कि लाल पत्ते होते कितने हैं, तो लाल पत्ते होते हैं भाई साहब 26 लाल और 26 ही काले। उसमें बोला गया कि लाल या बादशाह, तो बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने लेंगे अपन 2, यानी कितने पत्ते हो गए कुल 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो हमें चुनना है 28 में से या तो लाल हो या फिर बादशाह हो, 2 में से कुछ हो। क्लियर? तो 28 में से लेंगे हम 1 पत्ता, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 52 में से 1 पत्ता है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सी बन रहता है जब, तो सीधा सीधा आ जाता है, जो 28 है तो 28 का 28 रहेगा और 52 का 52 रहता है। 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, यानी 19/26। इतना क्लियर? 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 6 12। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 19/26। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 14 आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। देखिए यहाँ पर तो कितना बन रहा है, यहाँ पर 52/28/52। 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 6 12। क्लियर? तो ये 14/26, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14 और 2 13 26, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 7/13। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है? तो ये प्रायिकता के क्वेश्चन पहले दिन से आ रहा है और अभी तक आ रहा है, और टाइम एंड वर्क के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेली पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी एक काम को 40, 60 और 80 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं और ए उस काम को छोड़ देता है। फिर बी और सी 4 दिन करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। फिर ए वापस आ जाता है और ए और सी ने 8 दिनों तक काम किया और उस काम को शेष भाग या कितना भाग शेष बचा, ये पूछा गया है। तो देखो पहले तो ये देख लो कि ये एक एक दिन में कितना करते थे, ए, बी और सी। ए कितना करता है 40 दिन में, बी 60 दिन में और सी 80 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम देख लो जिसमें तीनों का भाग जाए, 6, 4 और 8, तो ये 24 है, यानी कितना आएगा एलसीएम 240। जब 240 एलसीएम आया तो एक 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम। एक 60 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम। सी 80 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 8 या 24। इतना क्लियर? इसके बाद बोला कि तीनों मिलकर काम करते हैं, ए, बी और सी कितने दिन करते हैं, लेकिन 10 दिन। तो यहाँ पर एक बार बताओ 6, 4, 10 और 3 13 काम करते हैं, कितने दिन करेंगे 10 दिन करेंगे, तो कितना बन जाएगा 130 काम। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद कौन आता है, बी और सी 4 दिन कार्य करते हैं, कितने दिन, बी और सी। तो बी कितना काम करता है 4 और सी कितना करता है 3, 4 और 3 7। कितने दिन काम करवाने इनसे, केवल 4 दिन, तो 7 चौके 28 काम हो गया। इसके बाद क्या बोला गया कि बी काम को छोड़ देता है और ए वापस आ जाता है। फिर ए और सी काम करते हैं, कितने दिन करते हैं 8 दिन। तो ए कितने काम करता है 6 और सी कितना काम करता है 9। और कितने दिन काम करेंगे
8 दिन करेंगे ए और सी, तो 9 8 72। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो जो बचा होगा काम वो शेष होगा, तो अपन लिख ले रहे हैं 72 और 28 100, 100 और 130, तो ये बन जाएगा 230। क्लियर? तो 100 और 130 ये हो गया 230। हमने कुल काम कितना लिया था? तो कुल काम लिया था हमने 240। यहाँ पर हमें देखना है 240 में से 230 माइनस किया, कितना बचा? 10। और जब 10 काम बचा है यहाँ पर, और कुल काम कितना था? 240, तो उन्होंने हमसे पूछा है काम का शेष भाग कितना बचा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना बचा? 1/24 भाग। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/24 भाग। क्लियर? समझ में आया? तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब वो जो मेथड अपन करते हैं जब लॉन्ग टर्म में पढ़ाते हैं तो फिर वो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत जल्दी करना होता है, तो शॉर्ट में आपको एग्जाम में इसी टाइप से करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार 12 किलोमीटर पथ पर तीन व्यक्ति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे की विभिन्न गति से हैं, तो तीनों एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे फिर मिलेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये मान के चलो वृत्ताकार पथ है। क्लियर? तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। इसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि जो क्रमशः यानी 12 किलोमीटर की स्पीड को तय करता है कौन? ए कितने समय में करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कितना समय लगेगा? यानी 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 12 किलोमीटर कितने समय में होगा? 3 घंटे। इतना क्लियर? इसके बाद क्या बोला गया कि बी जो है, जो दूसरा व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 12 किलोमीटर की पथ है अपना और 3 से भाग दिया, तो 3 चौके 12, यानी कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। इसके बाद कौन? सी, यानी तीसरा व्यक्ति, वो कितना चलता है? 3/2 किलोमीटर की प्रति घंटे से, तो 12/3/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें देखना है 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, यानी इसे कितना समय लगता है? 8 घंटे लगते हैं। इतना क्लियर? इसके बाद 8 और 4 12 और 3 15, यानी कितना समय लगता है? कुल 15 घंटे लगते हैं, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो इसका जो उन्होंने पूछा था कितने समय बाद भी एक बार फिर से मिलेंगे, तो 15 घंटे बाद, 4 3 7 और 8 15 घंटे बाद वो फिर से मिलेंगे। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के आप कर भी चुके हैं कई बार क्लासेस में। देखें तो जब भी बात हो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब अगर एचसीएफ की बात हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और जब एलसीएम की बात हो तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है कि 2/3, 5/7, 9/11 का एचसीएफ बताना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे 2/3, 2/3, 5/7 और 9/11। क्लियर? तो इनका एचसीएफ कितना होगा? सबसे पहले ऊपर वाले का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं उसमें। यहाँ पर एलसीएम की बात होगी, तो देखें एलसीएम कब निकालते हैं? एलसीएम एक तरीका तो ये है, लेकिन तीनों नंबर ऐसे हैं जो ना टूट रहे हैं ना अलग अलग। सीधा सीधा इनका गुणा कर दो, 30 7 21, 11 77, 77 का कर दो 3 गुना। क्लियर? तो यहाँ पर 77 का जब आप 3 गुना करोगे, 30 7 21 बचा 2, 30 7 21 और 2 23, तो कितना आ जाएगा? 1/231, और ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहले बता दे रहा है कि एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन जब एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमसे बोला गया था कि इसकी जगह पे क्या आएगा? वाचक चिन्ह। ठीक, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो। तो एक बात बताओ, जब 15 8 और 17 होता है तो 24 7 और कितना होना चाहिए? 25। ये लगभग सभी को आता होगा ट्रिपलेट। जिसको नहीं आता तो 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग 49, तो
इसका वर्ग होगा जो 24 का वर्ग 576 और 26 सॉरी 7 का वर्ग 49। जब इसे आप जोड़ोगे 9 6 15 7 4 11 और 1 12 और ये 625। तो पाइथागोरस प्रमेय लगभग सभी को आती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं या फिर हमारे हिसाब से तो आप सीधा ट्रिपलेट याद रखना। अगर एक वजह 24 हो एक 7 है तो दूसरी क्या होगी 25 ही होगी, 100% होती है। क्लियर। इसके बाद अगर एक 15 एक 8 है तो विकर्ण कितना होगा 7 होगा, सॉरी 17 होगा। इसके लिए आपको कवर करने होंगे और जो जितने भी ट्रिपलेट हैं इनको पढ़ना होगा। तो इसमें तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 186 मीटर पुल को 18 सेकंड में पार करती है तथा 130 मीटर पुल को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमें देखना है। यहाँ पर एक ट्रेन है, क्लियर। तो क्या करती है, पहले एक पुल है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 186 मीटर। इसे पार करने में उसे कितने समय लग रहा 18 सेकंड लग रहा, क्लियर। फिर तथा 130 मीटर पुल को, यानी एक पुल हो रहा है कौन सा जिसकी लंबाई है 130 मीटर, तो 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितने सेकंड लग रहा है, तो उसे लग रहे हैं 14 सेकंड। इतना क्लियर। दोनों बात देखिए कि एक पुल को पार करने में 186 मीटर को 18 सेकंड और दूसरे पुल को पार करने के लिए कितने लग रहा है 14 सेकंड। यहाँ से हम ट्रेन की जो चाल पता कर लेंगे, तो देखें यहाँ पर सॉरी लंबाई भी आ जाएगी। फिर देखना यहाँ पर हमसे बोला गया तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा वो कितना आ रहा 4 सेकंड का, इतना क्लियर। और इनके बीच का जो अंतर आ रहा मीटर में, तो मीटर में कितना आ रहा है 14 सॉरी यहाँ पर देखेंगे 86 और 30, तो यहाँ पे बन रहा है 56, क्लियर। यानी इनका जो अंतर आ रहा है कितने आ रहा है 56 मीटर। यहाँ से हमारा आ जाएगा कि 4 सेकंड में कितने मीटर चलती है 14 मीटर। यहाँ पर देखना तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, ये 1 सेकंड में चलेगी 56/4। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 1 सेकंड में कितनी चलती है 14 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद उन्होंने बोला कि 14 सेकंड में पार करती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये बस देखना है कि अपन ने जो इनका अंतर लिया था 4 सेकंड, यहाँ पर अंतर कितना था 56 मीटर का, यानी 4 सेकंड में 56 मीटर का अंतर आ रहा था। फिर अपन ने देखा कि 14 मीटर 1 सेकंड में तय कर दिए, तो 14 सेकंड में कितनी करेगी, तो 14 × 14 करेंगे, कितना आ जाएगा 196 मीटर। यहाँ पर जब 196 मीटर आ जाएगा तो जिसमें पुल की जिसमें अपन ने गुणा किया, इसमें पुल की लंबाई कितनी है 130 मीटर, तो 130 मीटर जब हम माइनस करेंगे तो 6 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 66 मीटर। यही इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। तो देख कितना आसान क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 66 मीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर और 32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, हमें 24 48 और 32 इनको रख देंगे अपन 24 48 और 32, इतना क्लियर। ये आ जाएगा 32। इसके बाद जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो देखो यहाँ पर तोड़ेंगे अपन, या तो गुणा करके सीधा वर्ग निकाल दो, या जहाँ तक टूट रहा है तो तोड़ दो। तो 6 चौके 24 और यहाँ पर 6 8 48। इसके बाद देखें यहाँ पर इसमें जो लेंगे 24 को तोड़ा 6 4 में, 48 को तोड़ा 6 8 में, 32 को तोड़ेंगे 8 और 4 में। यहाँ पर देखेंगे हम कि इससे 6 कितने बार हैं 2 बार, तो 1 बार बाहर आ गया। 4 कितने बार हैं 4 भी कितने बार हैं 2 बार हैं, तो यहाँ से 4 भी आ जाएगा बाहर, क्लियर। 8 कितने बार हैं 2 बार हैं, तो 8 भी बाहर आ जाएगा। 8 चौके 32 या फिर 6 चौके 24 और 24 अट्ठे 192, इतना क्लियर। यानी जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन ज्ञात करें होना चाहिए, तो कितना आएगा 192, क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि दुनिया कैसे किया जाए, तो 8 चौके 32 और 3 छींग 18 और 2 छींग 12, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 192, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक ट्रेन एक बार में 1476 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा दूसरी बार में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा तीसरे बार में 460 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में उसे 2 दिन 10 घंटे का समय लगता है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से करेंगे इसे सोल्व। 1476 1600 और 460 इनको जोड़ दो पहले तो। क्लियर। कुल दूरी तय करनी है, कितने समय में करें, 2 दिन 10 घंटे। तो यहाँ पर 6 7 और 6 13 बचा 1, 4 4 8 और 6 14 और 1 15, यहाँ पर 1 बचा, 2 2 और 1 3। कुल समय कितना है, तो समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 दिन 10 घंटे। क्लियर। तो 2 दिन यानी 24 दूनी 48 घंटे और 10 घंटे और कितने घंटे हो रहा है, कुल हो रहा है 58 घंटे। इसे सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद अभी कल के एनालिसिस के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कल वाले एनालिसिस में से करा देंगे। थैंक यू।